मैंने बहुत बार बात की है कि स्पाइन सर्जरी क्या होती है, कैसे की जाती है, ये कब करानी चाहिए, इसके रिजल्ट्स में क्या उम्मीद की जाए। सक्सेस रेट ऑफ स्पाइन सर्जरी के बारे में बहुत बार मैंने बात की है, लेकिन अगर मैंने बात नहीं की है वो ये है कि फेलियर ऑफ स्पाइन सर्जरी क्या होता है, एक फेल्ड स्पाइन सर्जरी सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में कभी बात नहीं की गई है। अगर हम किसी चीज के सक्सेस रेट के बारे में बात करते हैं तो उसके फेलियर के बारे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि सक्सेस और फेलियर एक सिक्के के दो पहलू हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि स्पाइन सर्जरी 99% सक्सेसफुल है, अगर उदाहरण लीजिए, तो ये आंकड़े मेरे लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 100 स्पाइन सर्जरीज की हैं तो उसमें से 99% पेशेंट्स ठीक हो गए और एक पेशेंट खराब हुआ है। अगर उस 1% में आप आते हैं तो आप क्या कहेंगे? आपके लिए तो स्पाइन सर्जरी 100% फेलियर है, आपके लिए तो 0% सक्सेस रेट है स्पाइन सर्जरी का। तो आज हम बात करेंगे फेल्ड स्पाइन सर्जरी सिंड्रोम के बारे में या फेल्ड बैक सिंड्रोम के बारे में, कि फेल्ड स्पाइन सर्जरी क्या होती है। हाय, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं। मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और स्पाइन सर्जरी में मेरी ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली से हुई है और मेरी एक्सपर्टाइज है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करने में। आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं कि फेल्ड स्पाइन सर्जरी सिंड्रोम क्या होता है। अगर आप स्पाइन सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो यही टॉपिक है जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन अगर आप सही में प्लान कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि जहां सक्सेस है वहां फेलियर भी होता है। फेल्ड स्पाइन सर्जरी सिंड्रोम से कैसे बचा जाए, कब कहते हैं कि स्पाइन सर्जरी फेल हो गई है, अगर आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि आपकी स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल रहे, और इन केस ये फेल होती है या फेल हो चुकी है तो क्या क्या आपके पास इसकी रेमेडीज अभी भी अवेलेबल है। आज हम डिटेल में बात कर रहे हैं फेल्ड स्पाइन सर्जरी सिंड्रोम के बारे में। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फेल्ड स्पाइन सर्जरी सिंड्रोम क्या होता है? अगर सर्जरी के बाद भी जिन कारणों से आपने सर्जरी करवाई थी, जिन लक्षणों से आपने सर्जरी करवाई थी, वो लक्षण परसिस्ट कर जाते हैं या फिर कुछ नए लक्षण या सिम्टम्स आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फेल्ड स्पाइन सर्जरी सिंड्रोम। फॉर एग्जाम्पल, आपको शियाटिका था, आपको दर्द था जो आपके कमर से लेके सीधे पैर में जाता था। आपको बताया गया था कि L4 L5 का स्लिप डिस्क है। आपने सर्जरी करवा ली है, स्लिप डिस्क निकलवा ली है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको दर्द रहता है जो आपके सीधे पैर में जाता है। जैसे आपके सर्जरी से पहले लिमिटेशंस थे, एक्टिविटीज के लिमिटेशंस थे, वो आप अभी भी फेस कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे फेल्ड स्पाइन सर्जरी सिंड्रोम या फिर फेल्ड बैक सिंड्रोम। तो फेल्ड स्पाइन सर्जरी के क्या कारण होते हैं, इसको समझने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सर्जरी होने से पहले की गलतियां, सर्जरी के दौरान की गलतियां और सर्जरी के बाद की गलतियां। अब समझते हैं कि सर्जरी से पहले की कैसी क्या गलती है जिसकी वजह से स्पाइन सर्जरी फेल हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है गलत डायग्नोसिस। मान लीजिए आपको L4 L5 का स्लिप डिस्क है, सर्जरी L5 S1 की हो गई। मान लीजिए L4 L5 का स्लिप डिस्क है, साथ में आपको स्पाइनोलिस्थेसिस भी है, मतलब आपका स्पाइन अनस्टेबल भी है, लेकिन सर्जरी के दौरान इंस्टेबिलिटी को एड्रेस ही नहीं किया गया। अगर मैं बात करूं कि डायग्नोसिस गलत होने का कारण क्या है, तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन ये डिजिटल जमाना है। मेरे पास करीब दिन की 50-60 MRI आती हैं। मरीज चाहते हैं कि MRI देख के ही इनकी डायग्नोसिस बना दी जाए, क्या सर्जरी होनी है वो बता दिया जाए, क्या कॉस्ट रहेगी वो बता दिया जाए। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एक्सरेज, MRI या फिर कोई भी ऐसी डायग्नोस्टिक मोडालिटी एक डायग्नोसिस तक पहुंचने का एक तरीका है। MRI के नीचे भी लिखा रहता है क्लिनिकल इवैल्यूएशन इज मैंडेटरी, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। इसका मतलब यह है कि पेशेंट को पर्सनली फिजिकली एग्जामिन करना, उसके सिम्टम्स को उसकी MRI से और एक्सरे से रिलेट करना और तब एक प्रॉपर क्लिनिकल डायग्नोसिस तक पहुंचना, ये एकमात्र सही तरीका होता है किसी भी पेशेंट को डायग्नोज करने का। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। एक मरीज ने मेरे को पहले MRI भेजी, उसका MRI के अंदर L4 L5 पे बहुत बड़ी डिस्क थी, L5 S1 पे हल्की सी डिस्क थी, लेकिन जब मैंने उसको क्लिनिकली इवैल्यूएट किया तो देखा कि इसके सिम्टम्स L5 S1 के ज्यादा हैं। मतलब जब मैंने देखा कि क्लिनिकली और उसकी MRI को रिलेट किया
तो मुझे पता चला कि L4 L5 से ज्यादा जरूरी है इसके L5 S1 की डिस्क को एड्रेस करना। वैसा ही किया गया सर्जरी के अंदर और पेशेंट का रिजल्ट 100% सक्सेसफुल रहा। इसीलिए मैं अपने हर पेशेंट को उनकी फाइनल सर्जिकल प्लानिंग बताने से पहले इवैल्यूएट जरूर करता हूँ। जो पेशेंट्स दूर से आते हैं उनको मैं, जो हमसे पहले ही ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, उनको मैं पहले ही बता देता हूँ कि जब भी आप मेरे से फिजिकली मिलेंगे तो आपकी जो डायग्नोसिस है वो भी चेंज हो सकती है, सर्जिकल प्लान भी चेंज हो सकता है कि सर्जरी की ज्यादा जरूरत पड़े या हो सकता है सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े। दूसरी सर्जरी से पहले की ऐसी गलती जिसकी वजह से सर्जरी फेल हो सकती है वो होती है हरीड सर्जरी, मतलब सर्जरी कराने में जल्दबाजी। ये एक वेल नोन फैक्ट है, किताबों में लिखा हुआ है कि अगर आपको शियाटिका है, स्लिप डिस्क है, तो कम से कम 3 से 6 हफ्ते का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट आपको करवाना चाहिए। अगर 6 हफ्ते बाद भी आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं तभी आपको सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसके अंदर दर्द इतना होता है कि पेशेंट सर्जरी कराने की जल्दीबाजी करता है। वहां पे एक सर्जन का रोल बनता है कि वो पेशेंट को आश्वासन दे, प्रॉपर फिजियोथेरेपी, रेस्ट, मेडिकेशंस ऐसी दे जिससे उस ड्यूरेशन में 3 से 6 हफ्ते के लिए पेशेंट कंफर्टेबल रहे, ताकि उसको सफिशिएंट टाइम मिल सके सर्जरी के बारे में सोचने का। 3 से 6 हफ्ते का टाइम इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत में जब स्लिप डिस्क होती है तो मस्कुलर पेन भी शियाटिका को मिमिक कर सकता है। केमिकल रेडिकुलोपैथी एक टर्म होती है जो शियाटिका को मिमिक कर सकती है, और 3 से 6 हफ्ते में कंजर्वेटिव पीरियड के बाद वो सही हो सकती है। अगर 6 हफ्ते के बाद भी वो दर्द सही नहीं होता है तो वो कैंडिडेट्स रहते हैं जिसके अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको शियाटिका है, स्लिप डिस्क है, तो 3 से 6 हफ्ते का कंजर्वेटिव ट्रायल जरूर लें। हाँ, अगर आपको पैरों में कमजोरी है या लैट्रिन पेशाब में, बावल ब्लैडर में कंट्रोल खो गया है तो उसको कॉर्डा इक्वाइना कहते हैं। वो एक सर्जिकल इमरजेंसी है जिसके अंदर आपको एज अर्ली एज पॉसिबल सर्जरी करा लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सर्जरी के दौरान ऐसी क्या क्या गलतियां हो सकती हैं जिसकी वजह से स्पाइन सर्जरी फेल हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनकम्प्लीट डिकम्प्रेशन। इसका क्या मतलब है कि सर्जरी जिस नस को खोलने के लिए की गई थी उस नस को पूरी तरह से नहीं खोल पाए हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पाइन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है। सर्जरी के दौरान नस को पूरा खोल पाना हालांकि हर सर्जन ट्राई करता है, लेकिन कभी कभी एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से, बहुत ज्यादा कंप्रेशन की वजह से, बाइलैटरल कंप्रेशन की वजह से या किसी और कारण की वजह से हो सकता है कि 100% सर्जिकल रिलीज या 100% सर्जिकल डिकम्प्रेशन ना किया जाए। इसके अंदर सर्जिकल टेक्निक को सही से चूज करना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हाँ, ओपन स्पाइन सर्जरी एक टाइम टेस्टेड प्रोसीजर है शियाटिका को सही करने का, लेकिन कई बार नंगी आंखों से पतली पतली बारीक नसें या डिस्क के छोटे छोटे टुकड़े या ऑस्टिफाइड के छोटे टुकड़े नहीं दिख पाते हैं। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करूं तो कई बार ट्यूबुलर रिट्रैक्टर्स एक स्टिफ स्ट्रक्चर हो जाता है, एक स्टिफ इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, और नस के चारों ओर 360 डिग्री विजन उसके थ्रू पहुंच पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अगर मैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की बात करूं तो हाँ, ये एक एडवांसमेंट है। इसको कहीं भी घुमाया जा सकता है, नस के ऊपर, नीचे, दोनों साइड्स में, आगे पीछे। तो 360 डिग्री विजन एंडोस्कोप से अचीव करना हाँ बहुत ज्यादा थोड़ा आसान हो जाता है और कंप्लीट डिकम्प्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा ये है कि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के जस्ट बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से स्पाइन सर्जरी फेल हो सकती है, जैसे कि सर्जरी का इन्फेक्शन हो जाना, या स्क्रूज या पेच जो हमने डाले हैं वो टूट जाने या बॉडी को सूट ना करना, केजेस जो हमने डाले हैं वो बैकआउट कर जाना। हालांकि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस होती हैं, पर हाँ ये भी एस्टैब्लिश्ड रीजंस हैं जिसकी वजह से स्पाइन सर्जरी फेल हो सकती है। अब बात करते हैं सर्जरी के बाद के फैक्टर्स जिसकी वजह से स्पाइन सर्जरी फेल हो सकती है। जहां स्पाइन सर्जन का काम खत्म होता है सर्जरी खत्म करके, वहां आपका काम शुरू हो जाता है। आपके स्पाइन सर्जन आपको जरूर हिदायतें देंगे कि क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कितना रेस्ट करना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी प्रोग्राम, एक्सरसाइज प्रोग्राम बताएंगे। वो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो भी आपको बारीकी से जो भी एडवाइस सर्जन देते हैं वो फॉलो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक बहुत अच्छी तरह से की गई सर्जरी भी फेल हो सकती है। तो सर्जरी से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि स्पाइन सर्जरी फेल ना हो जाए। अब ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आप अपने किसी एक्सपीरियंस्ड स्पाइन सर्जन से मिलें, प्रॉपर डायग्नोसिस बनवाएं,
सर्जरी की कोई जल्दबाजी ना करें, जो प्रॉपर कंजर्वेटिव पीरियड होता है उसको लें, उसके बाद ही सर्जरी के लिए सोचें। अगर सर्जरी आपने चूज कर लिया कि सर्जरी करवानी है तो एक प्रॉपर टेक्निक से सर्जरी करवाएं। अगर आप हमारे यहाँ पे आते हैं तो हम इसको एंडोस्कोपिकली करते हैं। सर्जरी के बाद भी जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस दी है रेस्ट को लेके, एक्सरसाइज को लेके, फॉलोअप्स को लेके, उसको प्रॉपरली फॉलो करें। अब बात करते हैं क्या किया जाए अगर स्पाइन सर्जरी अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाती है। तो अगर स्पाइन सर्जरी फेल हो जाती है तो सबसे पहले आपको 3 से 6 हफ्ते के कंजर्वेटिव ट्रायल फिर से देना चाहिए, जिसके अंदर कुछ मेडिसिन, बेड रेस्ट, कुछ एक्सरसाइजेस शामिल होती हैं। जनरली इनसे पेशेंट को आराम आ सकता है। अगर नहीं आता है तो स्पाइन इंजेक्शंस के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे फैसेट जॉइंट इंजेक्शंस, सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। इनका यूज करते हुए भी स्पाइन सर्जरी जो फेल हो चुकी है उसको वापस से दर्द से आपको निवारण मिल सकता है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर आपको डॉक्टर री एग्जामिन करके, हो सकता है दोबारा MRI करा के ये भी एडवाइस कर सकते हैं कि हाँ आपको री सर्जरी की जरूरत है। अगर आपको डॉक्टर री सर्जरी की एडवाइस करते हैं तो आप बड़ा कैलकुलेटेड डिसीजन लेके री सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं। अगर स्पाइन सर्जरी फेल भी हो गई है तो डू नॉट लूज होप, स्टे इन टच विद योर स्पाइन सर्जन। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा वो आपको वो चीज एडवाइस करेंगे। आपको हमारा वीडियो कंटेंट कैसा लगता है इसके लिए कमेंट में एक कमेंट जरूर छोड़ें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।